Hello everyone, my name is Ravasir Rai and welcome at my channel English by Rai Sir। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उन सारे इडियम्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो गाइज आप जानते हैं कि जो इडियम्स की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी इडियम्स की समस्याएं होती हैं, वो नॉर्मली इस कदर होती हैं कि हम चाह करके भी उन इडियम्स को कर नहीं पाते हैं, उनको हम टच नहीं कर पाते हैं और उनको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। राइट। सो गाइस इडियम्स के लेक्चर्स में हम आपको आप ये मान के चलो लेक्चर 1 से लेकर के आपको लेक्चर 50 मतलब हम आपको एक लेक्चर से लेके 50 लेक्चर तक को इडियम्स को पढ़ाएंगे। राइट। सो इन ईच लेक्चर हमारे सारे लेक्चर में शुरुआत में आपको सारे लेक्चर्स में 30 इडियम्स मिलेंगे और आगे चल करके इनको मैंने 25 कर दिया है जिससे कि लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ना होने पाए। तो गाइस एक एक लेक्चर को कीप ऑन वॉचिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। चलिए देखते हैं एक एक इडियम्स को बहुत चाव के साथ। देखिए आज का जो हमारा इडियम्स है वो क्या है, टेक इट इल। तो टेक इट इल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक इट इल। तो टेक इट इल का मतलब होता है टू बी अनॉयड और ऑफेंडेड। इल का मतलब ही आप समझते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। इसका मतलब टेक इट इल का मतलब क्या हुआ कि अनोइंग, अनॉयड पर्सन। देखिए लिखा है ना, टू बी अनॉयड और ऑफेंडेड। आप इस इमेज को भी देख के समझ सकते हैं कि शी इज अनॉयड, शी इज ऑफेंडेड, शी इज टेकिंग इट इल। हमने कहा हेलो गाइस, डोंट टेक इट इल प्लीज। ओके, so let's go for the exact next one। अब देखिए अगला जो है dead as the day do। what is the meaning of dead as the day do? इसका मतलब क्या होता है, extinct and obsolete। क्या मतलब होता है इसका, extinct and obsolete। हम और डेफिनेशन को देके आपको और ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। क्या कि देखिए दिखा है completely dead। dead as day do का मतलब होता है 100% dead, 0% भी संभावना नहीं है। नो लॉन्गर है ना, नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग और वैलिड, मतलब चीजें एकदम यूज में नहीं है, कंप्लीटली डेड है। जैसे हम ये कह देते हैं कि जैसे कि माई मोबाइल इज एज डेड एज डेडो। देखिए है ना, अगर ये मोबाइल डेड हो गई है तो हम लोग क्या कहेंगे, माई मोबाइल इज एज डेड एज डेडो। ओके, आई एम कंप्लीटली डेड इनसाइड। कभी कभी लाइफ में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम कहते हैं आई एम कंप्लीटली डेड इनसाइड, मैं एकदम अंदर से मर चुका हूं, लेकिन ही मेक्स मी फील अलाइव। लेकिन मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मित्र मुझे जिंदा रखता है। ठीक है, ओके गो फॉर द नेक्स्ट। रॉक द बॉटम। देखिए कितना सुंदर इडियम्स है। रॉक द बॉटम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक द बॉटम। तो रॉक द बॉटम का मतलब होता है, ये कहा किसके लिए जाता है, सेड ऑफ प्राइस, स्पेशली प्राइस के लिए कहा जाता है। रॉक द बॉटम का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, वेरी इनएक्सपेंसिव, है ना, वेरी इनएक्सपेंसिव। आई एम गोइंग टू बाय एंड अ न्यू कार। मैं एक नई कार लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार टुडे। द डीलर इज सेलिंग the dealer is selling them at a rock bottom price। मतलब जो डीलर है वो बहुत हाई प्राइस में बेच रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए गेट है ना, गेट टू द बॉटम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये दूसरा इडियम है। गेट टू द बॉटम ऑफ का मतलब होता है कि अगर आप इसका सेंटेंस यूज करते हैं तो इफ यू गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग, अगर आप किसी चीज को बॉटम में जाते हैं तो इसका मतलब होता है यू फाइंड आउट इट्स रियल कार एज द ट्रू स्टोरी बिहाइंड इट। इसका मतलब आप वास्तविक घटना को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम का मतलब क्या होता है, तली, सतह में जाकर जानकारी को प्राप्त करना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं गेट टू द बॉटम ऑफ का मतलब होता है इफ यू गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग you find out its real cause or the true story behind it। इसका मतलब आप उसके अंदर क्या है, क्या बातें हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है, वो सारी चीजें जानना चाहते हैं। बॉटम का मतलब होता है तली,
किसी स्टोरी, किसी कहते घटना के बारे में पूरी तह तक जानकारी, जिसे कहते हैं तह तक जानकारी को इकट्ठा करना। देख सकते हैं अंडरलाइंग रियल कॉज ऑफ, है ना, फटीग, टेंशन का क्या कारण है, कोई व्यक्ति अगर टेंशन में है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसकी एक एक बातों की जानकारी रखना। नेक्स्ट है, बहुत सुंदर इडियम है, माइट एंड मेन। माइट एंड मेन का मतलब होता है विथ फुल एंथ्यूजियाज्म, माने किसी काम को पूरे जोश के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ को करना, पूरे एफर्ट के साथ करना ही उसे बोलते हैं माइट एंड मेन। देखिए, आई फेल्ड इन द नेट एग्जाम विथ माइट एंड मेन। मैं नेट के एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि मैंने कुछ काम ही नहीं किया, है ना। अब आप देख सकते हैं कि माइट एंड मेंट का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सपोज दैट कि आई टीच विथ माइट एंड मेन, मैं पूरे उत्साह के साथ पढ़ाता हूं। यू आर अटेंडिंग क्लास विथ माइट एंड मेन, आप देख सकते हैं इस इमेज में विथ ऑल एंथ्यूजियाज्म, पूरे जोश के साथ। देखिए, बोथ आर एंजॉयिंग विथ माइट एंड मेन, विथ फुल एंथ्यूजियाज्म। आप देख सकते हैं दिस लेडी इज स्पीकिंग विद माइट एंड मेन। ओके, लेट्स गो अहेड। चलिए, अब देखिए, इसे माइट एंड मेन को आप कह सकते हैं विगरसली भी कह सकते हैं, पूरे जोश के साथ। शी पुल्ड ऑन द रोप विथ ऑल हर माइट एंड मेन, उसने रस्सी को पूरे जोश और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से खींचा विथ माइट एंड मेन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, इन अ जैम। ये भी बहुत सुंदर इडियम्स है। इन जैम, आप समझते हैं, आप जब ट्रैफिक जाम में होते हैं तो क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, आपको कष्ट होता है, तकलीफ होता है। तो डेफिनेटली इन जैम में, इन ट्रबल और इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हेलो एवरीवन, राइट नाउ इन ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जाम का आप एक इमेज देख करके समझ सकते हैं कि इफ यू आर इन ट्रैफिक जैम, what will be your condition? Now you can see, right, the people are caught in traffic jam. Okay, means they are in trouble, they are in problem, they are in difficult situation. Okay, अब देखिए लिखा है to get at। to get at idioms का अर्थ क्या होगा? तो to get at का मतलब होता है to physically reach someone or something, मतलब किसी जगह, किसी वस्तु, किसी प्लेस पर फिजिकली पहुंचना। आप देख सकते हैं ये बंदा यहां से लीप करके यहां जा रहा है। तो टू गेट एट का मतलब होता है टू फिजिकली रीच समवन और समथिंग, कहीं पर शारीरिक रूप से पहुंचना। जैसे आई एम रिपोर्टिंग माई सेल्फ हियर फिजिकली। ओके, कहीं कहीं पे ओरली भी होता है, आई एम रिपोर्टिंग माई सेल्फ ओरली ऑन फोन। ओके, अगला है गेट विंड ऑफ। देखिए, जो हमारा अगला इडियम्स है गेट विंड। विंड का मतलब होता है हवा पाना, इसका मतलब कोई सूचना पाना, कोई जानकारी पाना या कोई सूचना देना। तो देख सकते हैं कि टू हियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समथिंग एल्स वाज ट्राइंग टू कीप इट सीक्रेट। विंड ऑफ माने किसी सीक्रेट, है ना, किसी सीक्रेट बात को जानना, जो एक व्यक्ति उसको सीक्रेट रखना चाहता है। जैसे कि आर्मी वाले या टेररिस्ट वाले कोई प्लान करते हैं, कोई प्लॉट करते हैं तो उसको बहुत सीक्रेट रखते हैं, लेकिन फिर किसी को जानकारी मिल जाती है तो ही गॉट विंड ऑफ दैट, है ना। तो देख सकते हैं टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समथिंग एल्स वाज ट्राइंग टू कीप इट सीक्रेट। आई डोंट वांट माय कलीग्स टू गेट विंड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम लिविंग 3 days ago। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं 3 दिन पहले छोड़ना चाहता हूं स्कूल, लेकिन यह समाचार मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे साथ रहने वाले, काम करने वाले जाने। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। टू गेट विंड ऑफ डेफिनेशन को हम और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, व्हेन वी हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन डजंट वांट अदर पीपल टू नो, हम कोई सूचना ऐसी है जो मैं नहीं चाहता हूं कि सब जाने। जैसे डिफेंस वाले, आर्मी वाले क्या चाहते हैं कि उनके जो सीक्रेट्स हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, उनके जो कोड्स हैं, वो दूसरा कोई व्यक्ति ना जाने। वी कॉल दिस गेट विंड ऑफ समथिंग, हम इसी को ही कहते हैं कि गेट विंड ऑफ। अगला है, अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, द मिलिट्री एंड द इंटेलिजेंस कम्युनिटी गेट विंड ऑफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज सेव्ड लाइव्स। मिलिट्री वालों, इंटेलिजेंस वालों को एक मतलब टेररिस्ट अटैक के प्लान की पूरी जानकारी हुई,
जिससे ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया, बहुत बड़ी दुर्घटना से लोगों को बचा लिया गया। तो ये कह सकते हैं कि है ना, गेट विंड ऑफ का एक बेहतरीन डेफिनेशन है। आप देख लीजिए कि शी इज टेलिंग टू हिम समथिंग सीक्रेट थिंग बिकॉज शी गॉट विंड ऑफ सम एनी प्लान और एनी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये है बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल और इमेज भी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग, आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। देखिए, हार्ड या टफ नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब मीन्स टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक आप समझ सकते हैं कि कोई काम ऐसा हो जो वास्तव में थोड़ा कठिन हो। जैसे लिखिए, क्या लिखा हुआ है, अ प्रॉब्लम दैट इज हार्ड टू सॉल्व अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो थोड़ी कठिन हो। कह सकते हैं आवर प्रोडक्ट सेल्स वेल इन द स्टेट बट द यूरोपियन मार्केट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमारा प्रोडक्ट हमारे भारत में खूब बिक रहा है, खूब चल रहा है, बट इट इज हार्ड नट टू क्रैक मतलब हमारा यूरोपियन में वो चीज नहीं बिक रहा है। इसका मतलब कि यूरोपियन मार्केट में स्थान बनाना इज हार्ड नट टू क्रैक, उनको समझाना इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल हार्ड नट का। आप देख लीजिए, ये नट है, इसको तोड़ना आप समझ सकते हैं। पता चला आपने तोड़ा और है ना हाथी पे लग गया, तो आप देख सकते हैं बेहतरीन डेफिनेशन, अ पर्सन और थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को समझना ही क्या होता है, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, ये इसलिए एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जिस यू दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। आप देखो, एक मंकी है, इसके पास क्या है, नट है, या एक कह लीजिए नारियल है, अभी कैसे खाए इसको। प्रॉब्लम इज दिस, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। आप यहां भी देख सकते हैं गिलहरी के पास, इट मीन्स दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू डील विथ। देखिए गिलहरी के पास क्या है, नट तो मिल गया है, लेकिन खाए तो कैसे खाए, दिस इज इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। तो आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ इमेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे आप चीजों को अच्छे से समझें। समवन और समथिंग दैट, है ना, इज मच बेटर देन अदर्स, तो हम इसे क्या कहेंगे, है ना, हेड एंड शोल्डर्स अबव। हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है, हेड एंड शोल्डर अबव, हेड भी ऊपर शोल्डर भी अबव, ये किस कंडीशन में होता है, किसी नॉर्मल कंडीशन तो होता नहीं। अ पर्सन हु हैज सम स्पेशल एबिलिटीज एंड क्वालिटीज, समवन और समथिंग दैट इज मच बेटर देन अदर्स, या टू बी कंसिडरेबली सुपीरियर टू। तभी हम इसका प्रयोग करते हैं जब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को हम कुछ सुपीरियर मानते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर अबव का मतलब थोड़ा अपने को सुपीरियर समझना, थोड़ा अपने को बहुत एडवांस समझना, अपने को बहुत आगे समझना। आप देख सकते हैं कि नाउ सी दिस लेडी, डेफिनेटली शी हैज हर शोल्डर्स अप, हाउ टू बिकम द सुपीरियर मैन, हमें सुपीरियर मैन कैसे बन सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर अप का मतलब कि कुछ तो विशेष है यार, है ना, समथिंग स्पेशल इज न्यू। अब देखिए, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस एडम्स है जो एग्जाम में अक्सर आता है। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज का मतलब क्या होता है, द फियर ऑफ समथिंग और डेंजर दैट कॉन्स्टेंटली हॉन्ट्स समवन। अरे भाई, किसी के राजा एक किसी के ऊपर तलवार ऐसे खिंचा हुआ हो, तलवार खिंचा हुआ हो, आप बताइए क्या वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, खुद को कभी नहीं महसूस करेगा। क्यों, उसे हमेशा डर बना रहेगा। किसी से कर्ज ले लीजिए, हमेशा अंदर डर बना रहेगा, किसी भी समय वो आके मेरा इंसल्ट कर सकता है। देखिए लिखा भी है, अनएम्प्लॉयमेंट लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस was always accompanying the workers. The college entrance examination is like a sword of Damocles. कोई एग्जाम है तो वो भी स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस की तरह होता है। इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये इमेज है, बाकी के इसके आगे सेना है, राइट। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो आई विल किल ऑन स्पॉट, तो डेफिनेटली उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस भी इमेज को आप देख सकते हैं कि राजा साहब हैं, इनके हाथ में तलवार है, और यहां कोई व्यक्ति अगर है तो हमेशा उसको डर रहेगा। जैसे यह कह सकते हैं, कभी कभी बॉस के ठीक सामने आपकी शीट हो और आप वहां बैठ के काम कर रहे हो, कभी कभी एग्जामिनेशन में जहां आपकी सीट है ठीक सामने आपके टीचर हो और भयंकर स्ट्रिक्ट हो, नकल एकदम करने ना दे, तो आप कह सकते हैं कि स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। आई थिंक
आपको समझ में जरूर आ गया होगा। देख लीजिए, अ वेरी गुड। देखिए क्या होता है, यमन सर्विस का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा इडियम्स है, अक्सर एग्जाम में आता है। यमन सर्विस का मतलब होता है कि कुछ विशेष तरीके से एंटरटेन करना। देखिए, वेरी गुड, हार्ड एंड वैल्यूएबल वर्क दैट समवन डज स्पेशली टू सपोर्ट काज टू हेल्प द टीम। जैसे हमारे देश के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में गए और उन्होंने कहा कि आई गॉट यमन सर्विस, मतलब वहां की जो टीम है, वहां की जो व्यवस्था है, इतने बेहतर ढंग से इनका सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया, सारी चीजों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया, तो इसे आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम गॉट यमन सर्विस। ओके, तो यमन सर्विस का एक बेस्ट एग्जांपल है। यमन का मतलब क्या होता है, देखिए, वन दैट परफॉर्म्स ग्रेट एंड लॉयल सर्विस। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल कि वन दैट परफॉर्म्स, है ना, दैट वन दैट परफॉर्म्स ग्रेट एंड लॉयल सर्विस, वह व्यक्ति जो लॉयल सर्विस परफॉर्म करता है उसे ही हम कहते हैं टू प्रोवाइड फॉर वंस ओन कंफर्ट। और वह सर्विस, भाई सर्विस का मतलब कंफर्ट। आपके यहाँ कोई आता है, उसे आराम, खाना पीना, रहना, सारी व्यवस्थाएं आप देखते हैं, इसका मतलब यमन सर्विस आप उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यमन सर्विस आप देख सकते हैं कि दे हैव कम फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दे आर गेटिंग यमन सर्विस। आप देख सकते हैं हमारे डिफेंस में भी लोगों को यमन सर्विस मिलती है। ठीक है, तो दिस इज देयर। अब देखिए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट आप जानते हैं, नट बोल्ट। अब बोल्ट फ्रॉम ब्लू को समझने के लिए हम आपको एक इमेज दिखाएंगे तो और जल्दी आप लोग समझेंगे। जैसे देखिए, ये बोल्ट है, आकाश से एकाएक गिर जाए तो क्या होगा, कुछ अलग समझ में आएगा, कुछ अलग लगेगा आपको ना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, अ कंप्लीट सरप्राइज। अरे भाई, आकाश से कोई बोल्ट गिरे तो कंप्लीट सरप्राइज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मान लीजिए कि किसी की शादी किसी से बिल्कुल नहीं हो रही थी, असंभव था होना और हो गया, ऐसी चीज जो नहीं हो सकता था, तो लोग क्या कहेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू देख सकते हैं आप, माने कोई सरप्राइजिंग चीज, है ना। अब देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दिस एन एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन समवन रिसीव्स अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज। स्पेशलिस्ट का प्रयोग कहां होता है, जब कोई व्यक्ति बैड न्यूज जो कभी सोचा नहीं था और वो न्यूज मिल जाए, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो कि कभी सोचा नहीं था और वो हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, आश्चर्यचकित हो जाना। देखिए, इन्होंने कोई ऐसा न्यूज सुना कि दैट शी गॉट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इन्होंने देखिए कोई न्यूज सुना, ऐसी न्यूज जो इन्होंने सोचा नहीं था, और इन्होंने उस न्यूज को पढ़ के शी वाज सरप्राइज्ड कि कोई ऐसी बैड न्यूज मिल गई, दैट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है, एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। एट सिक्सेस एंड सेवंस, है ना, छित्र बितिर हो जाना। एट सिक्सेस एंड सेवंस इज एन इंग्लिश इडियम यूज्ड टू डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। माने डिसऑर्डर को कह सकते हैं कि एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग डिसऑर्गेनाइज्ड, जंबल्ड, स्कैटर्ड भी आप कह सकते हो। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब देख लीजिए, डिसएग्रीमेंट इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। देखिए, एक और डेफिनेशन है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को एट सिक्सेस एंड सेवन आप कह सकते हैं। द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आप, है ना, कह सकते हैं द मोर आई थिंक द मोर आई कंफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, रोल आउट द रेड कारपेट। रोल आउट द रेड कारपेट, अरे भाई, जैसे हम लोग रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखो बच्चों, रोल आउट द रेड कारपेट आपने देखा होगा कि अगर हम सामान्य जीवन में देखें तो जैसे ही कोई हमारे गेस्ट आते हैं, तैसे ही अपने बिस्तर लगाने लगते हैं, जैसे पता चल जाता है घर की पुताई करने लगते हैं, मतलब जो भी बेस्ट कर सकते हैं अपने गेस्ट को हम खुश करने के लिए, राइट। तो वैसे होता है रोल आउट द रेड कारपेट, मतलब होता है कि द रेड कारपेट इज ट्रीटमेंट इज अ ट्रीटिंग समवन एज इफ ही इज स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति विशेष हो और इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं। तो डेफिनेटली आप इमेज से भी देख सकते हैं कि द रेड कारपेट, है ना, ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ समवन एज इफ ही इज स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट।
तो देख सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं किसी देश में उतरे हैं और देखिए पूरा रेड कारपेट उनको बिछाया गया है। इट इज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर एंड वेलकम। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, रोल आउट द रेड कारपेट। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉट फ्री? स्कॉट फ्री मीनिंग होता है एन अनहार्म्ड एंड अनपनिश्ड। जैसे किस कोई क्रिमिनल है, उसने चोरी किया, राइट, और जज को कोई प्रूफ नहीं मिला और उसे स्वतंत्र कर दिया गया। देख लीजिए, द फ्रेज टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, इफ यू गेट ऑफ स्कॉट फ्री यू अवॉइड पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग दैट डिजर्व पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड, पुलिस ने किसी को रेड हैंडेड पकड़ा, रेड हैंडेड कैच किया, लेकिन क्या हुआ? द जज सेड देयर वाजंट इनफ एविडेंस एंड गॉट ऑफ स्कॉट फ्री। लेकिन जज को कोई एविडेंस नहीं मिला तो उसने क्या किया? उन्हें वरी कर दिया, उन्हें मुक्त कर दिया। स्कॉट फ्री का मतलब हो गया अनहार्म्ड एंड अनपनिश्ड। आप देख सकते हैं, इन्होंने चोरी किया, जो भी किया, लेकिन इनको क्या साक्ष्य नहीं मिला जज को, और जज ने इन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है ना? वाइल्ड फायर आप समझ सकते हैं, जैसे जंगल में आग लग जाए तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उसे कोई रोक जल्दी नहीं पाता है, क्योंकि वहां संसाधन भी नहीं होते हैं जिससे आप पानी मिले, व्यवस्था मिले और आप उसे बुझा सकें। तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब होता है समथिंग दैट स्प्रेड वेरी फास्ट, कोई चीज बहुत तेज गति से बढ़ना। देखिए, गुड न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, गुड न्यूज से ज्यादा बैड न्यूज वाइल्ड फायर की तरफ फैलता है। देयर आर सम वायरस दैट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जेनीज इंग्लिश लेसन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो आप समझ सकते हैं वाइल्ड फायर मैंने स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना। आप देख सकते हैं कि द र्यूमर अबाउट देयर डाइवोर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब उसके डाइवोर्स का जो समाचार था वो ऐसे बढ़ा जैसे कि वाइल्ड फायर हो। आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि काम करते करते एक्सपायर हो जाना। ठीक है, एक्सपायर व्हाइल वर्किंग, कीप वर्किंग टू द एंड, राइट, काम करते करते, जैसे कोई है ना, डेथ एट द ड्यूरिंग द वर्क, काम के समय डेथ होना, एक्सपायर करना। कीप वर्किंग टू द एंड, ही विल नेवर रिटायर, he will die with his boots on, and she knows she will never get promoted but she wants to die in harness। उसे पता चला कि भाई उसका प्रमोशन नहीं होगा, फिर भी वो काम करते 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 कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में उसने दम तोड़ दिया। टू डाई while still working active prior to retirement, मतलब कहीं भी कार्य करते करते, मतलब कार्य के दौरान मरने को कहा जाता है ना, टू डाई इन हार्नेस। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग, वर्कर पहले हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग काम के दौरान ही मरे थे और इनको ले जाया जा रहा है, इनकी डेड बॉडी। डाई व्हाइल वर्किंग मतलब मरना काम के दौरान। एप्पल ऑफ समवन साइज, कहते हैं ना वो मेरे आंखों का तारा है। आप ये क्यों क्यों बना है ये एडम्स? क्योंकि घर में अगर एप्पल रखा हो, आप सिंपली समझते, कहीं भी एप्पल रखा हो तो पहली निगाह उधर ही पड़ती है। ये खूबसूरती है एप्पल की, राइट। तो एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, नियर डियर, आप देख सकते हैं, अ पर्सन हुम यू लव मोस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हो, है ना, जैसे कि माई सन इज एप्पल ऑफ माई आईज, राइट। हैरी वॉज हिज, है ना, फर्स्ट चाइल्ड एंड द एप्पल ऑफ हिज आईज, हैरी उसका पहला बेटा था, इसे लोग क्या हुआ, एप्पल ऑफ वन साइज। आप देख सकते हैं, इसके एक इमेज भी मैंने दे दिया है आपको कि एप्पल में ही देखिए आंख बना हुआ है। द पर्सन ऑफ whom one is extremely fond, favorite, loving, most favorite person, someone most cherished above others। देख सकते हैं, she have 3 children, उसके पास 3 बच्चे हैं, but her young son is the apple of her eyes। आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई किसी का बहुत ही प्यारा व्यक्ति। फील एट होम का मतलब क्या होता है? आप जानते, लोग कहते हैं कि चिंता मत करिए, फील एट होम, आप अपने घर पर हैं, प्रसन्न रहिए और खुश रहिए। टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड एज इफ यू वर एट योर होम, एकदम रिलैक्स्ड होना, एकदम कंफर्टेबल होना। मैंने कहा डोंट वरी गाइज, हियर इन माय स्टूडियो फील एट होम,
आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे आप घर पर हैं। आप देख लीजिए, टू फील एट होम, भाई साहब इतने रिलैक्स होके लेटे हुए हैं, है ना। कहीं कहीं पे ऐसे जगह होते हैं हमारे रिलेशन में जहां हम फील एट होम, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग, तो कीप द बॉल रोलिंग मतलब कोई चीज कंटिन्यू रखना, तो इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, कीप द बॉल रोलिंग। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं लेट द कीप द बॉल रोलिंग, मीन्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन आप देख सकते हैं 3-4 लोग मिलकर के आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हमने कहा गाइस डोंट स्टॉप, है ना, कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग मतलब कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। टू कीप समथिंग गोइंग ऑन, कीप द बॉल रोलिंग। अब निप इन द बड का मतलब, निप माने क्या समझे, जैसे मान लीजिए कि कोई फूल खिल रहा हो और आपने पिन लगा दिया उसमें, अब वो फूल खिलेगा नहीं। इसका प्रयोग जो किया जाता है इस आशय में किया जाता है कि जैसे कोई क्राइम बढ़ रहा है, बच्चा शरारत कर रहा है, वहीं पर उसे रोक देना। कहीं क्राइम इंक्रीज कर रहा है तो उसको निप इन द बड कर देना। तो फॉर एग्जाम्पल बाई अरेस्टिंग ऑल द लीडर्स दे निप्ड द रेबेलियन इन द बड। जैसे कि 50 लोग 500 लोग विद्रोह कर रहे हैं और उनके लीडर को ही अरेस्ट कर लिया जाए, तो क्या हो जाता है कि वो एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि जहां से समस्या शुरू हो रही थी वहीं पे क्या कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। देखिए, इफ यू निप समथिंग इन द बड यू स्टॉप अ प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग सीरियस बाय डीलिंग विथ एज सुन एज यू नोटिस। मतलब किसी समस्या को जैसे ही आपने नोटिस किया उसी समय उस पर स्टॉपेज लगा देना। जैसे आप देख सकते हैं ना, फ्लावर का बड है और आपने इसको यहीं से कट कर दिया या यहीं से निप कर दिया, यहीं से हटा दिया, तो फिर जाहिर सी बात है ये खिल ही नहीं पाएगा, मतलब समस्या बड़ी नहीं हो पाएगी, छोटी समस्या ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देख सकते हैं, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, टू टेक केयर ऑफ अ प्रॉब्लम इन इट्स अर्ली स्टेज बिफोर इट डेवलप्स इनटू अ लार्ज प्रॉब्लम। आप देख लीजिए, अगर आपने यहीं से कट कर दिया तो समस्या खत्म। एक्सप्लेनेशन को देखिए कितना सुंदर दिया गया है। अ बड इज अ यंग फ्लावर दैट हैज नॉट एट ओपेंड, बड माने कली होता है, अभी वो खिला नहीं है। निप मीन्स टू कट, इफ यू निप अ बड यू स्टॉप द फ्लावर फ्रॉम ओपनिंग एंड ग्रोइंग। इसका मतलब आपने समस्या को वहीं जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, समस्या आपने, है ना। इफ योर चाइल्ड डेवलप्स अ बैड हैबिट निप इट इन द बड, if you don't it may become more difficult for your child to break the bad habits। अगर आपका बच्चा गलत कुछ करता है तो आपको अभी रोकना होगा। नेक्स्ट क्या है, गिव अप द घोस्ट। जाहिर सी बात है, गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है डाई, मतलब खुद को भूत के हवाले दे देना, मतलब मर जाना डेफिनेटली। तो देख सकते हैं द ओल्ड बिजनेसमैन गेव अप द घोस्ट आफ्टर हिज कंपनी वेंट बैंकरप्ट। भाई जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, तो उसने अपने आप को भूत के हवाले कर दिया, मतलब डेथ हो गई उसकी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टू गिव अप द घोस्ट का मतलब टू डाई या टू स्टॉप वर्किंग। टू गिव अप द घोस्ट मीन्स टू डाई। इट्स वेरी नाइस इमेज, देख सकते हैं इनकी मौत हो गई है, तो शी हैज गिवन अप हरसेल्फ टू द घोस्ट, राइट। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों एक ही बात है। झगड़े की जड़ को कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। एन ऑब्जेक्ट आर टॉपिक दैट, है ना, शोज एंगर आर डिसएग्रीमेंट, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, मतलब झगड़े की जड़, आप बोन ऑफ कंटेंशन देख सकते हैं, यही है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। देखिए, दो डॉग हैं और दोनों डॉग ने एक एक बोन पकड़ा हुआ है, एक तरफ ये पकड़े हैं, एक तरफ वो पकड़े हुए हैं, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन इसी से इसका ओरिजिन हुआ है। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है, कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है टू बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन वंस स्पीच। अपने लैंग्वेज में, अपने स्पीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, स्पष्ट होना, साफ सुथरा बोलना, ही को कहा जाता है टू कॉल अ स्पेड स्पेड। देख सकते हैं टू इंडिकेट एन ऑनेस्ट रिव्यू when someone talk straightforwardly and frankly without an intention to flatter, मतलब साफ सुथरा कह देना, अच्छा लगे चाहे बुरा, तो उसे बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड स्पेड, मैंने साफ सुथरे ढंग से बोल देना। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है कि कोई चीज प्राप्त कर लेने के बाद अब आगे एफर्ट न करना। देखिए, टू बी सेटिस्फाइड विथ पास्ट सक्सेस एंड नॉट डूइंग एनीथिंग टू अचीव इन फर्दर सक्सेस।
कोई ऐसे व्यक्ति जिसको जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल गया, अब वो उसी में प्रसन्न है और आगे कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, देखिए लिखा भी है, टू बी सेटिस्फाइड विथ वंस अकम्पलिशमेंट, मैंने अपने किसी भी चीज को प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाना, इन द पास्ट एंड नॉट टू मेक एनी फ्यूचर एफर्ट। पास्ट में अगर आपने कोई ग्लोरी, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा पा लिया, अब उसके लिए अब दूसरी चीज प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, आप उसी में खुश हैं। आप देख सकते हैं रेस्ट ऑन योर ओन लॉरेल्स, है ना। टू बी सेटिस्फाइड विथ योर अचीवमेंट दैट यू मेक नो एफर्ट टू इंप्रूव, अब आप कुछ भी प्रयास नहीं करें। तो डोंट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, देखिए यही होता है, डू नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, ऐसा ही होता है कोई पद प्रतिष्ठा जिसको पाने के बाद इंसान क्या हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने लाइफ में कोई चीज पा लिया, कोई पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, तो आप कभी भी उस पर रेस्ट मत करिए, उस पर डिपेंड मत होइए, राइट। देखिए स्केप गोट का मतलब क्या होता है, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। और इसका मतलब क्या होता है, बलि का बकरा क्यों कहा जाता है, कि भैया आप गलती कोई और कर रहा है ना। किसी ने अपना पर्स खो दिया, राइट, किसी की कोई बाइक खो गई, तो आपने कहा भगवान मेरी बाइक मिल जाए, राइट, और मैं एक बकरा चढ़ाऊंगा आपको, तो बलि का बकरा हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए लिखा है ना, समवन हु इज ब्लेम्ड व्हेन थिंग गो रॉन्ग, मतलब दूसरे की गलती दूसरा कोई झेले, गलती आप कर रहे हो, खो आप रहे हो, कट बकरा रहा है, क्यों भाई ऐसा। तो देख सकते हैं, द सीईओ वॉज मेड द स्केप गोट फॉर द कंपनीज फेल्योर, कंपनी फेल्योर कर गई, कंपनी का लॉस हुआ, तो सीईओ को बलि का बकरा बनाया गया। देख सकते हैं स्केप गोट का हिंदी क्या होता है, बलि का बकरा होना, ठीक है। तो स्केप गोट क्या होता है, बलि का बकरा, जो अक्सर सेंटेंस को बोलने में प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ये गोट है ना, स्केप गोट है, बलि का बकरा, इसको चढ़ाया जाएगा, ठीक है। गलती कोई और करेगा और उसको झेलेगा कोई और, ऐसा समाज में बहुत होता है, गलती कोई और, उसका भुगतान कोई और करता है, ऐसे समाज में प्राय होते हैं। देखिए ओल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, है ना, भेड़ी जो जंगली भेड़ियां होती हैं, है ना, एक कहते हैं ना कि शिप माने होता है जो होते हैं उनके बीच में चले जाना, मतलब अपना, जैसे जंगली जो होते हैं भेड़ होते हैं, जंगली भेड़ियां होते हैं और भेड़ों के झुंड में चले जाते हैं तो अपने को छुपा लेते हैं, लेकिन होते तो जंगली भेड़िया ही हैं, होते तो नुकसानदायक ही हैं। तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, अ डेंजरस पर्सन, है ना, प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक खतरनाक व्यक्ति, लेकिन वो शो कर रहा है कि मैं खतरनाक नहीं हूं। एक जंगली भेड़िया जो है वो भेड़ियों के झुंड में, साधारण जो भेड़िया बहुत सीधी सादी होती है, वो शो कर रहा है कि मैं आपको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन पहुंचाएगा जरूर। डैन वॉज अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, है ना, प्रिटेंडिंग टू हेल्प बट ऑल द वाइल स्पाइंग फॉर आवर, है ना, कॉम्पिटिटर्स। आप देख सकते हैं कि समवन वेरी डेंजरस हु प्रिटेंड्स टू बी हार्मलेस, देखिए वही इमेज है, वही चीजें हैं, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। आई एम नॉट श्योर दैट योर न्यू फ्रेंड इज अ नाइस एज यू थिंक, हमें नहीं लगता आपका कोई नया फ्रेंड है तो बहुत अच्छा है जैसा आप सोचते हैं। आई थिंक ही इज वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, वो तो एकदम क्या है, वुल्फ इन शिप क्लॉथिंग का आप एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक क्या है, भेड़िए का एक इमेज है, भेड़ी का इमेज है जो भेड़ होते हैं, और उसी के बीच में आप देखिए कौन छुपा हुआ है, जंगली भेड़ छुपा हुआ है, मतलब दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। दिखने में वो सिंपल लग रहा है, लेकिन इंटरनली वो क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। तो गाइज आज की इस वीडियोस में मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सो प्लीज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू, and it's my humble request, please pass your comment. According to your comment, I'll be working. So guys, don't forget to share this link to your friends, near dear and sweetheart one. And at last, right, please and please like the video if you really enjoyed. If you really enjoyed, if not, then you can dislike the video. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.